बहुत सारी साइंस की किताबों में तुमने ये लिखा हुआ देखा होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज g इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आओ क्या करते हैं कि न्यूटन की जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी है उसका इस्तेमाल करके ये चेक करते हैं कि ये जो नंबर है ये सही है या नहीं। वैसे तो मुझे पूरा भरोसा है किताबों पर फिर भी आओ एक बार देख लेते हैं। तो न्यूटन ने कहा था कि अगर दो बॉडी हैं जिनका कि मास कुछ है m1 और दूसरे का मास है m2 मान लेते हैं, तो ये दोनों बॉडी जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एक फोर्स से, और उन्होंने उस फोर्स का नाम दिया फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और उन्होंने कहा कि इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा जी इंटू जी हो गया आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इंटू मास m1 जो कि पहली बॉडी का मास है इंटू मास m2 जो कि दूसरी बॉडी का मास है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस r का स्क्वायर। और ये जो डिस्टेंस है ये इन दोनों बॉडीज m1 m2 के सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस है। तो अगर एक बॉडी हमारी सरफेस पर रखी हो और मुझे ये पता लगाना है कि इस बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी धरती लगा रही है, तो वो जो फोर्स है वो डिपेंड करेगा धरती के मास पे और इस बॉडी के मास पे, और धरती के सेंटर ऑफ मास से इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास तक की दूरी उस पर भी डिपेंड करेगा। और हम ये मान सकते हैं इस केस में कि ये जो दूरी है ये अप्रॉक्सीमेटली धरती के रेडियस के बराबर होगी, क्योंकि धरती का रेडियस है 6371 किलोमीटर्स और जो सेंटर ऑफ मास है बॉडी का वो सरफेस से कुछ मीटर ही ऊपर होगा। तो अगर मैं इस मीटर को कुछ 1-2 मीटर जोड़ भी दूंगा रेडियस में तो ये नंबर कुछ ज़्यादा बदलने वाला है नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे r की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट मान लेंगे धरती के रेडियस के बराबर। अब ये है हमारे पास फोर्स की वैल्यू। अब इससे हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि वो एक्सेलरेशन g इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर आ रही है कि नहीं। और यहाँ पे हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो इससे हम निकाल लेंगे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। और ये जो है 9.81 ये है एक्सेलरेशन का दिया हुआ मैग्नीट्यूड। अगर एक्सेलरेशन वेक्टर आपको बताना है तो आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, और डायरेक्शन क्या होगा, वो होगा सेंटर की तरफ, धरती के सेंटर की तरफ। तो आइए एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालते हैं। हमें पता है कि F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो इससे अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो उसके लिए मैं मास से दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे F बाई एम और दिस बाई एम। तो फिर क्या होगा, ये m से m कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमारे पास आएगा F बाई एम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन वेक्टर। और अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं F का मैग्नीट्यूड यहाँ पे लूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई मास। तो आओ अब निकालते हैं एक्सेलरेशन उस बॉडी का जो कि धरती के सरफेस के पास फ्री फॉल कर रही हो। तो अगर धरती के सरफेस के पास है वो बॉडी, तो उस पर जो फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटी के कारण वो लगेगा कितना, g इंटू m1, और यहाँ पे m1 हो जाएगा धरती का मास, तो यहाँ पे लिख लेते हैं m ऑफ e, और इंटू m2, और m2 हो जाएगा बॉडी का मास, डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, और r यहाँ पे हमने मान रखा है वो होगा सिर्फ और सिर्फ रेडियस। तो ये हो गया हमारा फोर्स जो कि इस बॉडी पे लग रहा होगा जो कि फ्री फॉल कर रही है धरती के सरफेस के पास, और उस पर जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो होगा दिस डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी, दिस डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी। यहाँ से हमने निकाला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास, तो यहाँ भी लिख लेते हैं ये जो फोर्स है दिस विल बी इक्वल टू फोर्स बाय मास, ये इक्वल टू हो जाएगी एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के। और अगर इसे हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो हमारे पास आता है दिस डिवाइडेड बाय m2, और ये m2 से m2 कट गया, और फाइनली हमारे पास आया जो एक्सेलरेशन है इस gme बाई आर स्क्वायर। और इसे सेपरेटली लिख लेते हैं एक बार। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये, इसका मैग्नीट्यूड बराबर आएगा g जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे जो r है वो है रेडियस ऑफ अर्थ। और इसकी खास बात ये है कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दिस इज इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है मास ऑफ द बॉडी से। इसका मतलब कि अगर सरफेस ऑफ अर्थ के पास तुम चाहे कुछ भी गिराओ, चाहे तुम घोड़ा गिराओ, हाथी गिराओ या एक पेंसिल गिराओ, उस सब की जो एक्सेलरेशन होगी वो बराबर ही आएगी, क्योंकि g दैट इज कांस्टेंट, यहाँ पे दिया हुआ है उसकी वैल्यू, me मास ऑफ अर्थ वो भी कांस्टेंट है, और ये जो r है जो रेडियस ऑफ अर्थ है ये भी कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है ये बदलने वाली नहीं है। तो अब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालेंगे अर्थ के सरफेस पे,
और देखेंगे कि क्या ये दी हुई वैल्यू 9.81 के बराबर आती है या नहीं आती है। और इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो अर्थ का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो कि अर्थ के सरफेस से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे है, वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है। तो आओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे जी की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, एम की वैल्यू दी हुई है और रेडियस भी हमें दिया हुआ है 6371 किलोमीटर्स। और यहाँ पे जो रेडियस है वो किलोमीटर्स में है, तो इसे हमें पहले मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसे बस 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर जब तुम ये सारी वैल्यूज को यहाँ पे डालोगे तो तुम्हारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आएगी 9.819, जो कि राउंड ऑफ करने के बाद आता है 9.82 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब तुम ये सोच रहे होगे कि ये दोनों वैल्यू अलग अलग क्यों आ रही है, ये हल्का सा डिफरेंस है बट ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे माना था कि अर्थ जो है वो एक परफेक्ट स्फेयर है और इसकी जो डेंसिटी है वो भी यूनिफॉर्म है, हर जगह डेंसिटी बराबर है। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है, क्योंकि इक्वेटर के पास जो रेडियस है वो अलग होगा और पोल्स के पास जो रेडियस है वो थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि पोल्स के पास जो धरती है वो थोड़ी चिपटी है। इसलिए हमारी धरती जो है वो यूनिफॉर्म स्फेयर नहीं है और हमारी धरती का यूनिफॉर्म डेंसिटी भी नहीं है, क्योंकि धरती अलग अलग जगह पे अलग अलग लेयर से बनी हुई है। कहीं पे लैंड है, कहीं पे वाटर है, टेक्टोनिक प्लेट्स भी अलग अलग डेंसिटी के हो सकते हैं, इसलिए जो डेंसिटी है वो भी वेरी करती रहती है। इसलिए अलग अलग जगह पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अलग अलग वैल्यूज लेगा। और ये जो 9.81 है ये एक एवरेज वैल्यू है जो कि अर्थ के सरफेस पे हमने मान लिया है। तो आओ अब पता लगाते हैं कि अर्थ के सरफेस से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे 400 किलोमीटर्स जहाँ पे ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है धरती का चक्कर काट रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला तो है ही पहले से, Ag इज इक्वल टू GME/r², जहाँ पे G जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट और Me जो है मास ऑफ अर्थ, ये दोनों तो कांस्टेंट ही रहने वाले हैं क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज बदलने वाली नहीं है। ये जो R है ये है सेंटर ऑफ मास, दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी। तो यहाँ पे हो गया धरती, इसका सेंटर ऑफ मास, और हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वो कहीं यहाँ पे होगा 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे। तो जो R आएगा, नया R, वो होगा ये कुछ, है कि नहीं। और इसकी दूरी ये हमारे पास हो जाएगी R की वैल्यू, और वो होगा रेडियस ऑफ अर्थ प्लस 400 किलोमीटर्स। तो इसमें अगर हम 400 ऐड कर देंगे तो हमारे पास नया R क्या आएगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा 6371 प्लस 400 विच विल बी 6771 किलोमीटर्स। और जब तुम इस नंबर को इस फॉर्मूले में डाल रहे हो तो किलोमीटर को मीटर में बदलना मत भूलना। और जब तुम सारी वैल्यूज डाल दोगे, G की वैल्यू, Me की वैल्यू और ये R की वैल्यू, तो तुम्हारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इतनी ऊंचाई पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आएगी, इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू आएगी 8.69 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यूनिट्स जो है वो भी बिल्कुल ही सही सही यूनिट्स आएंगे, क्योंकि देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, G इंटू Me, यानी कि ये यूनिट इंटू Me का यूनिट जो कि kg, तो यानी kg से ये kg कट जाएगा और डिवाइड बाय है R², और रेडियस जो है वो है मीटर्स में, यानी कि मीटर स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये जो है ये कट जाएगा और हमारे पास बचेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो यूनिट भी बिल्कुल ही सही आया है। तो ये होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतने हाइट पे, 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे। जब भी मुझे मूवीज में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और उसके अंदर के एस्ट्रोनॉट्स को फ्लोट करता हुआ दिखाते हैं तो मुझे ये गलतफहमी होती है कि वहाँ पे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ही नहीं, वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स तो लग ही नहीं रहा है। लेकिन असल में अगर मैं देखूँ तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ पे 8.69 है, जो कि सरफेस की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज़्यादा अलग नहीं है। तो असल में ये हो क्या रहा है, तो इसी को समझाने के लिए हमने एक और वीडियो बनाया था इसके पहले, आप उसे जाके देख सकते हैं। हमारी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो असल में धरती की तरफ गिर रही है, लेकिन वो इतनी तेज रफ्तार से आगे जा रही है कि वो धरती को हमेशा मिस कर जाती है और इसलिए वो धरती का चक्कर काट रही है एक ऑर्बिट में। और अगले ही वीडियो में हम ये पता लगाएंगे कि कितनी स्पीड चाहिए किसी भी सैटेलाइट को धरती के चारों तरफ ऑर्बिट में जाने के लिए।